ओके दोस्तों, आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का चैप्टर 1 सीमेंट। सबसे पहले तो सीमेंट का हाइड्रेशन देख लो। सीमेंट का हाइड्रेशन क्या बनता है? CSH जेल बनता है। इसका फॉर्मूला याद कर लो। सी से तो आइडिया है अपने को, CSH सबको आइडिया रहता है, लेकिन 3 2 3 भी याद करो। 3 कैल्शियम ऑक्साइड के मोलिक्यूल रहते हैं, 2 सिलिका की और 3 पानी के मोलिक्यूल रहते हैं। 3 2 3 क्या है? CSH जेल कहाँ काम आता है? ये होता है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट में। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बाद बॉक्स कंपाउंड की मदद से CSH जेल बनता है। आगे कैसे बनेगा देखते हैं। 3 2 3 अब आते हैं बॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं देखते हैं। पहले C3S C2S ऐसे नाम आएंगे। C3S का मतलब 3 लाइन 1 सिलिका। C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोलेंगे इसको, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। एल्यूमिनेट, ए होगा तो एल्यूमिनेट, एफ होगा तो फेराइट। 4 टाइप के बनेंगे ये, देखते हैं कैसे कैसे। C3S C2S C3A C4 AF। C3S सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, क्यों? क्योंकि अर्ली एज स्ट्रेंथ यही देगा, सबसे पहले स्ट्रेंथ C3S ही देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली एज स्ट्रेंथ देगा तो मतलब हाइड्रेशन भी फास्ट करेगा, पानी पानी को जल्दी कंज्यूम करेगा तो रैपिड हाइड्रेशन, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी निकालेगा। ठीक है, अब इससे ध्यान रखो, जब C3S में जब H2 मिलाएंगे तो CSH जेल बनेगा एक तो, प्लस 3 मोलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। क्या बोलते हैं इसको? CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेशन के बाद बनाना है हाइड्रेटेड लाइम। और स्लैग्ड लाइम, स्लैकिंग कर दी। स्लैकिंग किसको बोलते हैं? पानी मिलाने को ही बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। तो अब से 3CaO2, 3 मोलिक्यूल याद रखने हैं। जब C3S होगा 3 मोलिक्यूल CaO2 के बनेंगे। ठीक है, अब C3S जब है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, अर्ली एज स्ट्रेंथ देता है, रैपिड हाइड्रेशन, क्योंकि रैपिड हाइड्रेशन करता है, और 3 मोलिक्यूल ऑफ स्लैग्ड लाइम और हाइड्रेटेड लाइम भी देता है। जब अर्ली एज स्ट्रेंथ देता है ना, तो अगर उसी टाइम क्या हो गया, मान लो बर्फ जम गई पोर्ट्स के अंदर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पानी चला गया, हमने कंक्रीट प्लेस की, सब हाइड्रेशन वगैरह हुआ, और उसी टाइम पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर चला गया। लेकिन ये तो अर्ली एज स्ट्रेंथ दे रहा है, ये तो रैपिड हाइड्रेशन कर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थोइंग के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस करेगा। क्यों? क्योंकि अर्ली रेजिस्टेंस दे रहा है, सेट हो गया, हाइड्रेशन हो गया, CSH जेल बना के, CSH जेल बना के हाइड्रेट हो गया, सेट हो गया, हार्ड हो गया। तो अब जो पानी है, पानी तो रहा ही नहीं ना, पानी तो हमने कंज्यूम कर लिया, CSH जेल बना दिया, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थोइंग, इसी को बोलते हैं फ्रोस्ट एक्शन। ओके, ये फ्रीजिंग एंड थोइंग वाला आगे आएगा, ये एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर भी करता है, बताएंगे कैसे करता है। C3H सबसे ज़्यादा 45 से 50%, 45 से 60%। 15 का टेबल याद कर लेना, 15 3 45, 3 से शुरू हो रहा है, 3 ही CaOH2 बन रहे हैं। ठीक है, अर्ली रेजिस्टेंस देता है, इतना सबको आइडिया है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थोइंग। अब आता है C2S, छोटा भाई इसका, 15 से 30%। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है, लेट स्ट्रेंथ देता है, लेट जागता है ये, सबसे पहले ये जाग गया, फिर ये जागता है। स्ट्रेंथ देने में दो स्ट्रेंथ केवल 2 ही देते हैं, C3S एंड C2S। तो 15 से 30% लॉन्ग टर्म यानी लेट स्ट्रेंथ देता है, हाइड्रेशन से लो करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दे रहा है, बाद में स्ट्रेंथ देगा, बाद में जागेगा, धीरे धीरे हाइड्रेशन करेगा, तो फिर लॉन्ग टर्म में लेट स्ट्रेंथ देगा। तो लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है इसकी। 1 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, C3H का बड़ा भाई कितना दे रहा था? 3 CaO2 दे रहा था। ये कितना देता है? एक ही देता है। ठीक है, और जब एक ही देता है ना, तो इसके कारण रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक इसका अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये पानी में घुल जाता है, और पानी में घुल के पानी के साथ ड्रेन आउट हो जाता है कंक्रीट में से। जब ड्रेन आउट हो जाएगा तो क्या होगा?
पानी के साथ जब ड्रेन आउट हो गया, घुल के चला गया, तो पीछे क्या छोड़ दी, वॉइड छोड़ दी, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज हो गई। और जब परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो उसमें से अब पानी, ठीक है, एयर, सल्फेट, कुछ भी आ सकते हैं, क्लोराइड, जो जो कंक्रीट को हानि पहुंचा सकते हैं, जो जो कंक्रीट के लिए हानिकारक होते हैं, डेंजरस होते हैं, सब परमेबिलिटी इंक्रीज होते ही अंदर आ जाएंगे और कंक्रीट को दिक्कत कर देना शुरू कर देंगे। तो परमेबिलिटी कंक्रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये 1 CO2 करता है ना, एक ही CO2 देता है, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक बेटर होता है इसका, जबकि इसका पुअर होता है, क्योंकि 3 बाई प्रोडक्ट छोड़ रहा है। क्या हुआ, C3S या C2S प्लस H2 मिलाया, क्या बना, CSH जेल बन गया, 3 2 3 याद रखेंगे अपन को, प्लस एक तो बनाए 3CH2, एक ने बनाए 1CH2, ये परमिलिटी बढ़ाएगा, तो 1 बनाया, परमिलिटी कम इंक्रीज करेगा, ये परमिलिटी बहुत बढ़ा देगा, तो ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, फिर आता है C3A C4AF, दोनों 6 से 10%, 6 से 10%, ठीक है, मतलब बिलो 10% भी लिख सकते हो आप इसको। C3A का क्या है, जहाँ भी आगे से C3A, एलुमिना इस टाइप के आएंगी, तो ये वेरी फास्ट रिएक्शन करते हैं अपने आगे को, सॉरी अभी जितना है उतना ही पढ़ो, आगे सब चीज़ें वापस आती जाएंगी। तो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ये फ्लैश सेटिंग करवाता है, फ्लैश सेटिंग मतलब जल्दी सेट करवा देता है, कंक्रीट हार्ड हुई नहीं, पहले सेट हो गई। अब पुअर सल्फेट रेजिस्टेंस अटैक, जब सल्फेट अटैक करता है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, तो पुअर सल्फेट रेजिस्टेंस, पुअर सल्फेट रेजिस्टेंस, ठीक है, या रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक इज वेरी पुअर। ओके, कैसे काम करता है सल्फेट अटैक, सल्फेट आई CaOH2 बाई प्रोडक्ट थे ही, किसका था बाई प्रोडक्ट, जो C3S और C2S ने जब रिएक्शन करी, हाइड्रेशन करी, तो CaOH2 बना बाई प्रोडक्ट, मिलके क्या बना लेंगे, कैल्शियम सल्फेट बना लेंगे। फिर आया C3A और क्या बना लिया, CaS, कैल्शियम एल्यूमिनो सल्फेट, इसी को बोलते हैं एट्रिंजाइंट्स, CaS, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, 225% वॉल्यूम होता है। अगर नॉर्मल सब मान लो मेटल पड़े थे और जब ये बना कैल्शियम एल्यूमिनो सल्फेट बना, एट्रिंजाइंट्स बने, तो इसका वॉल्यूम 225% बढ़ गया, मतलब 2 गुना हो गया, 2 टाइम्स। तो क्रैक आएंगे, तो इसलिए सल्फेट अटैक के अगेंस्ट ये पुअर रहते हैं, ये याद रखना है, पुअर सल्फेट रेजिस्टेंस अटैक, रेजिस्टेंस अगेंस्ट अगेंस्ट सल्फेट इज वेरी पुअर, इसका मतलब ये है, क्योंकि C3A सल्फेट के साथ रिएक्शन करके CaS बना रहा है, इसी को बोलते हैं एट्रिंजाइंट्स, तो इनका वॉल्यूम 225% ज़्यादा होता है। कैल्शियम एल्यूमिनो सल्फेट, सल्फेट प्लस, अब तभी याद रखोगे C3A, आपको आइडिया रहना चाहिए, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, फ्लैश सेटिंग देता है, ये तो सेम ही हो गया, और साथ में पुअर सल्फेट रेजिस्टेंस। फिर C4AF कोई काम का नहीं है, लेस देन 10%, 6 से 10%, कोई सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी भी नहीं थी। क्या करता है, आयरन है तो क्या दे देता है, कलर दे देता है सीमेंट को, गिव्स कलर टू सीमेंट। ठीक है, तो अपने को चारों आइडिया हो गए। C3S बहुत बढ़िया है, हाईली रेजिस्टेंट दे देता है, रैपिड हाइड्रेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग एंड थॉइंग दे देता है, क्योंकि जल्दी से अपना क्या हार्ड हो जाता है, कंक्रीट को स्ट्रेंथ दे देता है, जल्दी से हाइड्रेशन होकर हार्ड हो जाता है, तो पानी को जमने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, पानी के जमने से पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड जाने से पहले ही अपना सेट होके बैठ जाता है, सेट या हार्ड होके बैठ जाता है। 2 वर्ड आएंगे, हार्डनिंग और सेटिंग। सेटिंग मतलब हार्ड नहीं हुआ है, सिंपल क्या हुआ, सेट हुआ है, लेकिन रफ एंड टफ नहीं हुआ, मतलब स्ट्रेंथ नहीं आई है, प्लास्टिसिटी गायब हुई है कंक्रीट या सीमेंट की, प्लास्टिसिटी गायब हुई है सेटिंग में, स्ट्रेंथ नहीं आई है, हार्ड में स्ट्रेंथ आ गई है। C2S आइडिया हो गया, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देगा, धीरे हाइड्रेशन करेगा,
लोवेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी। आगे देख लेते हैं केमिकल टेक, फिर से आएंगे इन चीज़ों पे। अपने को आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत बार लिखी हुई है। देखिए हाइड्रेशन कैसे होता है, H2 मिलाने की प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। C3H या C2S पानी मिलाया, क्या बनाए CSH, CSH जेल बना दिया, यही स्ट्रेंथ देगा सीमेंट में या कंक्रीट में। और साथ में क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला था इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे या हाइड्रेटेड लाइम बोलेंगे, हाइड्रेटेड लाइम या स्लैग्ड लाइम। CaO क्या बोलेंगे, क्विक लाइम, इसको पानी चाहिए। क्विक लाइम में जब H2 मिलाते हैं तो CaOH2 बनता है, इसको स्लैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्लैकिंग या हाइड्रेशन। क्विक लाइम को पानी पिलाया हमने तो CaOH2 बना। CaO कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से, ये होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना। अब इसको पानी चाहिए बहुत जल्दी में, जब पानी पिलाते हैं इसको, इसको स्लैकिंग कहते हैं, इसी को इसका हाइड्रेशन कहते हैं। मान लो क्विक लाइम को पानी ऐड करने को, और ये बनता है हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम यानी इसको पानी मिल चुका है। ठीक है, जब C3H था तो 3 बने, जब C2S है तो एक प्रोडक्ट ही बना। CSH को क्या बोलेंगे, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, कैल्शियम सिलिका हाइड्रेट। क्या बोला था, हाँ कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बोल देंगे। CSH 3 2 3 इसका याद रखेंगे क्योंकि इसकी रिएक्शन आ सकती है कहीं भी। C3 ये क्या बनाता है H2 के साथ, CaH बनाता है, कोई स्ट्रेंथ नहीं, हार्मफुल है। C4AF क्या बनाता है H2 के साथ, CFH बनाता है, स्टेबल एंड लो स्ट्रेंथ, कोई स्ट्रेंथ विस्ट्रेंथ नहीं होती इसकी भी लेकिन स्टेबल है। CaH आगे सल्फेट आटे क्या बन जाएगा, CaS बना देगा, कैल्शियम सल्फेट। ओके, हीट ऑफ हाइड्रेशन यहीं से निकलती है, इसी रिएक्शन से हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है। 1 सेकेंड, हेलो। हम्म, राजवाड़ा रूम की चाबी है देखन। तो फिर मिल लिया अपने डगमा ऊपर डगमा, राजू को फोन था वो। हम्म, हाँ अब आ जाओ, हाँ घंटे के लिए मिल दे। COH2 जो बाई प्रोडक्ट बनता है, जो हाइड्रेटेड लाइम था, जो सेलेक्ट लाइम था, उसको पोर्टलैंडाइट भी बोलते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट से बनता है, पोर्टलैंडाइट बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट है। CSH याद रखो 3 2 3, ठीक है, CSH जेल यही स्ट्रेंथ देगा आगे। अब थोड़ा सा हीट ऑफ हाइड्रेशन देख लेते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या था, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन है, अगर C3AO का 1 ग्राम मैं बर्न करूँगा, 1 ग्राम मैं हाइड्रेट करूँगा, H2 मिलाऊंगा तो 300 कैलोरी पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो C3A का सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि प्लेस सेटिंग फिर इसलिए देता है। फिर इसका आधा कर देंगे तो इसका भाई आ जाएगा C4AF 150। C3S ज़्यादा ही दे रहा था, अर्ली रेजिस्टेंस दे रहा था, ज़्यादा हाइड्रेशन दे रहा था, तो 160 है, 160। इसका छोटा भाई इससे आधा, 80 कैलोरी पर ग्राम। यूनिट याद रखना कैलोरी पर ग्राम, हो सकता है वो आपको जूल में पूछ ले। तो कैलोरी बड़ी यूनिट होती है क्योंकि कैलोरी पानी की यूनिट है, तो पानी की कैलोरी बड़ी यूनिट है। पानी यहाँ बाजी मारी है पानी ने, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अपन कैलोरी पानी के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये याद रखना, कैलोरी बड़ी यूनिट होती है। अब आता है एक टोटल, ये तो टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गई। अब आता है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब सबसे जल्दी कौन भागेगा, सबसे जल्दी पानी कौन कंज्यूम करेगा, सबसे जल्दी हाइड्रेशन किसका होगा। ये रेट है, ये टोटल है, ये टोटल इतनी हीट देगा। ये है कि हीट प्रोड्यूस करने की रेट क्या है। C4AF यहाँ सबसे जीत गया, कहीं नहीं जीता था ये, C4AF जीत गया।
फिर तो C3A, C3S, C2S। C2S तो सबसे नीचे ही आएगा, ये तो धीरे धीरे रिएक्शन करने वाला है। C2S लास्ट में आएगा। C4AF और C3A। C3A यहाँ जीता था, लेकिन यहाँ सेकंड आ गया, यहाँ C4AF फर्स्ट आएगा, क्योंकि और कोई काम का नहीं है, बस इसकी रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ही सबसे ज़्यादा होती है। C3A की सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, कितना, 300 कैलोरी पर ग्राम। इसकी आधी होती है, लेकिन फास्ट काम करता है C4AF। होती है 150 है, लेकिन रेट ज़्यादा होती है। C3S C2S का तो हमें आइडिया है। क्वेश्चन सिंपल सिंपल आते हैं। एक्सप्लेन द प्रोडक्ट्स ऑफ हीट हाइड्रेशन ऑफ C3S एंड C2S बॉक्स कंपाउंड गिविंग द रिलेवेंट रिएक्शन पूछी है, हम दे देंगे। अभी अभी देख के आए हैं। इन C3S ये है पूरा, ये पूरा CSH है, याद रखना। और 3 ये आते हैं अपने को कि C3S में कितने निकले, 3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इनको, हाइड्रेटेड लाइम, पोर्टलैंडाइट, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, अब बाकी रिएक्शन तो अपन इक्वेट कर ही देंगे। C2S का भी लिख देंगे इसी। C2S में क्या क्या पता है अपने को, C2S का फॉर्मूला पता है, H2O पता है, CSH बनेगा, एक ही कंपाउंड बनता है CSH का प्लस 1 कंपाउंड ऑफ CaOH2 बनता है। तो अपने को आइडिया है पूरा चीज़ों का। इसको कितने H2 के मॉलिक्यूल चाहिए, कितने इसके चाहिए, निकाल देंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्या है अपना। हमने क्या क्या मोटा मोटा पढ़ लिया, बॉक्स कंपाउंड पढ़ लिए, टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ ली, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ लिया। अब आते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट में, जो यही मिल के और जब सीमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो बताएंगे आगे। पहले देख लो कि बॉक्स कंपाउंड बाद में बनते हैं, स्टार्टिंग में ये कंपाउंड रहते हैं, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, MgO, एल्कलीन्स। ठीक है, बेसिक बेसिक से कर लो। लगभग 60% होता है, सबसे ज़्यादा लाइम ही होता है सीमेंट में। पहले लाइम ही आया था, सीमेंट से पहले हम लाइम को एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं पता है अपने को। एक्सेस मेक्स सीमेंट अनसाउंड। लास्ट में फ्री लाइम का टेस्ट भी करेंगे अपन, कि अगर फ्री लाइम है तो लीच एटलियर मेथड से फ्री लाइम का ये भी करेंगे, तो अपने को आइडिया है। एक्सेस टाइम होगा तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगी, इसलिए अनसाउंड टेस्ट करते हैं यूजिंग लीच एटलियर मेथड, और फ्री लाइम निकालते हैं। डेफिशिएंसी होगी तो स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगी, क्योंकि मेनली प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ यही देगा लाइम। सब में क्या था बॉक्स कंपाउंड में, C3S, C2S, C3A, C4AF। ये C क्या है, यही तो लाइम है। ठीक है, तो अपने को आइडिया है कि स्ट्रेंथ अगर कम होगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फिर आता है सिलिका। सिलिका लगभग 20%। क्या बनाएगी, फॉर्मेशन ऑफ C3S एंड C2S। तो ये कि दोनों क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। अगर एक्सेस में होंगे तो ये कि वैसे तो क्या है, मिट्टी तो है, ज़्यादा ही हो जाएगी, तो सेट नहीं होने देगी कंक्रीट को। इफ इन एक्सेस सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। मिट्टी क्या रिएक्शन करेगी फिर, अगर ज़्यादा ही हो जाएगी तो सेट ही नहीं होगा सीमेंट कंक्रीट जो भी मान लो। एल्यूमिना Al2O3। अभी आया था C3A से निपट के आए हैं अपन। क्या था इसमें, एल्यूमिना तो था 6%। C3A भी कितना था, 6% से 10% ही था। ये भी कितना, 6%। क्या बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ C3A क्या करता है, क्विक सेटिंग करवा देता है। और फिर C3 क्या करता है, ये तो एल्यूमिना का हो गया। C3 क्या बनाएगा, एट्रिंजाइट भी बनाएगा, सल्फेट अटैक करके एट्रिंजाइट्स बनाएगा, CaS बनाएगा। तो एल्यूमिना का पता है अपने को, जल्दी सेटिंग और सल्फेट रेजिस्टेंट पुअर। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट। जिप्सम का पहले तो फॉर्मूला देख लो, CaSO4.2H2। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। इसको अगर हाइड्रेशन करते हैं, मतलब हीट देते हैं, हाइड्रेशन नहीं हीट देते हैं, तो ये पानी निकलेगा, CaSO4.12H2 बन जाता है। यही क्या होती है, POP। यही क्या है, जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम का हमने
प्यारी सी चीज़ देखिए, अभी देखो अपने फॉर्मूला लिख रहे थे, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आगे भी आएगा वैसे तो। CaSO4.2H2 क्या है? जिप्सम है। हीट दिया, क्या बना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला आएगा? CaSO4.12H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं ना अपने घरों में, वही है POP। क्या करते हैं फिर इसमें? पानी मिलाते हैं, H2 मिलाते हैं, ठीक है, तो वापस क्या बना देता है? सेट होके 2H2। और ये बहुत हार्ड ये हार्ड होता है ये क्या है? जिप्सम बन जाता है वापस। तो घरों में ऐसे काम करता है, ये होता है। ये अपन लेके आते हैं POP और आप H2 POP लेके आते हैं, पानी मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है, ठीक है। 5% के राउंड मिलाते हैं, 5% याद रखो क्या करता है? C3A का इफेक्ट कम कर देता है, क्विक सेटिंग को प्रिवेंट करता है, क्विक सेटिंग नहीं होने देगा। ये अपने को सभी बच्चों को आइडिया रहता है कि जिप्सम क्या काम करता है। Fe2O3 C4AF वाला क्या देगा? कलर दे देगा, 3 से 4% रहता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशिया लेस देन 3% होना चाहिए, ये तो अनसाउंडनेस करवाएगा। इसका टेस्ट किस में करेंगे? ऑटोक्लेव में करेंगे। ऑटोक्लेव क्या करता है? मैग्नीशिया भी नाप देता है और कैल्शियम ऑक्साइड भी नाप देता है। जो फ्री लाइन था वो भी मेजर कर देता है, प्लस MgO भी मेजर कर देता है। अनसाउंडनेस टेस्ट होता है ऑटोक्लेव में। और अनसाउंडनेस का एक और टेस्ट होता है, क्या टेस्ट है वो? ली चैटलियर। ली चैटलियर टेस्ट, वो क्या करता है? वो केवल फ्री लाइन को ही नापता है। ली चैटलियर से लाइम CaO को ही मेजर करता है। ली चैटलियर टेस्ट हो गया अनसाउंडनेस के लिए। अनसाउंडनेस क्या होती है? वॉल्यूम चेंज। आइडिया है? अनसाउंडनेस जहाँ भी आएगा वॉल्यूम चेंज को अपन क्या बोलेंगे? अनसाउंडनेस। साउंड नहीं है कंक्रीट, अभी इतना वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम बढ़ गया, अनसाउंड हो गई है, कोई काम की नहीं थी, कंक्रीट ब्रेक आ गई, ठीक है, ओके। एल्कलीज बड़ी ख़राब चीज़ है, एल्कलीज भी। Na2O एंड K2O, ये एल्कली मटेरियल होते थे, बच्चे में पढ़ते थे। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? एल्काइल मटेरियल्स से कुछ होते थे, Na2O K2O, ठीक है। इन दोनों को एक कंबाइन करके अपन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट Na2O निकाल लेते हैं। कैसे? Na2O इक्विवेलेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेस देन 0.6%। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करनी है आपको। 0.6% से कम होनी चाहिए Na2O इक्विवेलेंट की, नहीं तो क्या आएगा? आगे रिएक्शन आएगी, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। एफ्लोरेसेंस तो आपने पता ही है, एल्कली है तो एफ्लोरेसेंस तो करवाएगा, ये ब्रिक में करवाएगा, सीमेंट में भी करवा रहा है। लेकिन एक और कारण है इसका, जो एक और दिक्कत वाला काम करता है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन करा देते हैं। एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, एल्कली किस में आ गई? सीमेंट पढ़ रहे हैं, सीमेंट में एल्कली होते हैं, एग्रीगेट में रिएक्टिव सिलिका होता है। आगे थोड़ा थोड़ा अभी देखते जाओ, आगे सब चीज़ें आएंगी, थोड़ा थोड़ा देखते जाओ कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है। एल्कली सीमेंट में और एग्रीगेट में रिएक्टिव सिलिका, दोनों में मिलके क्या करते हैं? एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन बनाते हैं। फिर से वही, इनको पानी चाहिए, पानी चाहिएगा तो इनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बस इतना चाहिए। तो Na2 इक्विवेलेंट लेस देन 0.6% होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कराता है। आगे जाके चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, अपने को याद हो गए लगभग 3-4 तो इसी से याद हो गए। C2S, C3A, C4AF, 4 बॉक्स कंपाउंड थे। किन से बनेंगे? लाइम से बनेंगे, सिलिका से बनेंगे, एल्यूमिना से बनेंगे, Fe2O3 से बनेंगे। लाइम सबसे ज़्यादा 60%, वो 20%, एल्यूमिना वहाँ भी लेस। C3A कितना था? 6 से 10% था, यहाँ भी 6% के लगभग, 5-6% मान लो। आयरन 3 से 4% मान लो। जिप्सम याद कर लो 5% होता है। MgO कम ही होता है, लेस देन 3%, अनसाउंडनेस करवाएगा। एल्कली Na2 एंड K2 इक्वलेंट, Na2 इक्वलेंट निकाल लेते हैं, 0.6%, लेस देन 0.6% होना चाहिए। एफ्लोरेसेंस देगा ही देगा, और क्या कराएगा? एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन कोज करवाएगा, ठीक है। अब क्या है? इट इज़ नॉट द आइडियल वे टू प्रेजेंट योर आंसर। अरे ठीक है, आगे चलो। देखो लिखा था, लिस्ट आउट 8 केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देयर फंक्शन, ठीक है। आगे अपन चलते हैं।
ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पढ़ रहे हैं अपन। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड में पत्थर मिला था ये, और वहीं से फिर OPC बनाई गई थी। किसने बनाई थी, क्या बनाई थी? अंग्रेजों ने बनाई थी। ठीक है। कई टाइप की ग्रेड होती हैं। ग्रेड बड़ी हमने सिंपल सी डिफाइन कर रखी है। OPC 33 मतलब 28 दिन पे। कंक्रीट सीमेंट की स्ट्रेंथ कितनी? 33 MPa। जितना नंबर उतनी 28 दिन पे स्ट्रेंथ। OPC 43 MPa। OPC 53 स्ट्रेंथ। 53 MPa स्ट्रेंथ एट 28 डेज। ठीक है। आज की डेट में OPC 33 ऑब्सोलीट हो चुकी है, यूज में नहीं आती है। OPC 43 मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज होती है, कंक्रीट और मशीनरी वर्क मान लो। OPC 53 ग्राउट वर्क में यूज होती है। क्यों होती है आगे बताते हैं। अभी नंबर क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज रेस्पेक्टिवली। OPC 43, ठीक है। OPC 53। एक चीज़ इनकी और याद कर लो, OPC 43 है, हमने इसकी फाइननेस कितनी रखी है? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, फाइननेस की वैल्यू। OPC 43 की 2250, OPC 53 की 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्या है फाइननेस? फाइननेस का यूनिट देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, यानी सरफेस एरिया डिवाइड बाई पर यूनिट वेट। ये होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसकी यूनिट है ये। और इसको नापने का तरीका फाइननेस। आगे एक टेस्ट आएगा, वहाँ पर और पढ़ेंगे इसके फाइननेस नापने का तरीका। उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेजर कर लो। कैसे स्पेसिफिक सरफेस एरिया? सरफेस एरिया डिवाइड बाई वेट, यानी 1 ग्राम सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस या सरफेस एरिया कितना है? यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, यह आ जाएगा ग्राम में। तो OPC का कितना होता है? 43 का 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्या आ गए? फाइननेस भी आ गई, फाइननेस ही मान लो, या स्पेसिफिक सरफेस एरिया मान लो। तो पर ग्राम का सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये फाइननेस मेजर करने का तरीका है कि हमने कंक्रीट को कितना ग्राइंडिंग किया है। ठीक है। उसका 2250, इसका 3250। इसका 3250 है, इसका मतलब क्या है? हमने इसको 1 ग्राम सीमेंट में, इसका एरिया है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब हमने ज़्यादा ग्राइंडिंग कर दी, इसकी ओवर ग्राइंडिंग कर दी। OPC 43 को हमने पकड़ के ज़्यादा ग्राइंडिंग कर दी, तो क्या बन जाएगा? OPC 53 बन जाएगा। ठीक है। तो फाइनस आ गई 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। दोनों ग्राइंडिंग से आ गई। और एक दो चीज़ और क्या कर देते हैं, डिफरेंस इन इनकी स्ट्रेंथ में डिफरेंस है। OPC 43 एंड 53 किस में? स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, और इनकी फाइननेस में डिफरेंस है। ये फाइनली ग्राइंड, ये फाइनली ग्राइंड है। और इसमें क्या इंक्रीज कर देते हैं? C3S इंक्रीज कर देते हैं। C3S क्या करता है? स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है, हार्डली एज स्ट्रेंथ। हम C3S बढ़ा देते हैं। अब इसको ग्राउट में क्यों यूज करते हैं? हमने इसकी फाइननेस बढ़ा दी, OPC 53 मान लो। OPC 43 ऐसे पार्टिकल थे, ग्राउट में यूज करेंगे तो सॉइल के पोर्स में जा ही नहीं पाएंगे, तो अटक जाएंगे, बड़े पार्टिकल हैं। हमने OPC 53 बना रखी है। क्या है ये? फाइनली ग्राइंड है। कैसे मेजर किया हमने? हमें वैल्यू याद है, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। कहाँ से आई है? फाइननेस की वैल्यू है ये। कौन से टेस्ट से आती है? ये आती है एयर परमेबिलिटी टेस्ट से। हाँ, कौन सा मेथड यूज करते हैं इसमें? ब्लेंस एयर परमेबिलिटी, या ब्लेंस अपरेटस मान लो इसका अपरेटस, तो ब्लेंस एयर अपरेटस है। टेस्ट का नाम एयर परमेबिलिटी टेस्ट है। निकालते क्या है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं। पार्टिकल जितना बड़ा, सरफेस एरिया उतना कम। छोटे छोटे पार्टिकल, इन्हीं पार्टिकल को मैं इतने 6-7 पार्टिकल में तोड़ दिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसे निकालते हैं। वैल्यू याद रहेगी। फाइनली ग्राइंड था OPC 53, तो हमने इसको ग्राउंड वर्क में यूज़ कर लिया, क्योंकि सॉइल के अंदर इसको पास भी तो कराना है। सॉइल के इतने बड़े बड़े पार्टिकल हैं, वर्ड्स तो बचे ही नहीं, तो इसलिए OPC 43 तो इनके अंदर जाएगा नहीं। इनके अंदर क्या जाएगा? OPC 53। इसलिए इसको ग्राउंड वर्क में ज़्यादा यूज़ करते हैं।
डिफरेंस क्या है? स्ट्रेंथ का फर्क है, फाइनेंस का फर्क है, 2250 3250 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये फाइनली ग्राइंड है, इसलिए फाइनेंस ज़्यादा आई है, और इसकी C3H बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि अपने को स्ट्रेंथ भी तो ज़्यादा चाहिए, कितनी चाहिए? 53 चाहिए ना, उसके लिए C3H बढ़ा दिया। फाइनेंस के लिए, फाइनली ग्राइंड के लिए फाइनेंस बढ़ा दी। इतना ही फर्क है दोनों में। OPC 33 ऑब्सोलीट हो चुकी है। IST एंड FST ऑफ ऑल ग्रेड्स आर सेम। ध्यान रहे, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑल द ग्रेड्स आर सेम। कितना होता है IST इनिशियल सेटिंग टाइम? लेस देन 30 मिनट होता है, 30 मिनट। FST कितना होता है? ग्रेटर देन 600 मिनट, सॉरी, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से, अच्छा, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ज़्यादा, कम से कम 30 मिनट तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपने को कंक्रीट प्लेस भी तो करनी है। सीमेंट आगे किस में काम आएगी? कंक्रीट में। हमें कंक्रीट को प्लेस भी करना तो 30 मिनट से ज़्यादा चाहिए। और फाइनल सेटिंग टाइम लेस देन 600 मिनट, मतलब 10 घंटे में तो कंक्रीट फुल सेट हो ही जानी चाहिए, इसलिए 10 घंटे से कम रखा है फाइनल सेटिंग टाइम को। इनिशियल सेटिंग टाइम को आधे घंटे से ज़्यादा रखा गया है। लेकिन इन सभी ग्रेड्स का IST एंड FST सेम होता है, कितना? आधे घंटे ज़्यादा एंड 10 घंटे से कम। ठीक है, आगे अपन क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पे आएंगे। कैसे करते हैं देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आजकल किससे करते हैं? ड्राई प्रोसेस करते हैं। पहले क्या करते थे? वेट प्रोसेस करते थे। क्या करते थे पहले? ड्राई प्रोसेस के फायदे देख लो, बाकी सब चीज़ें तो आती हैं सबको। सेव कॉस्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर। वेट प्रोसेस करेंगे, नाम से लग रहा है पानी होगा इसके अंदर, तो पानी को भी 1400 डिग्री पे ज़्यादा एनर्जी, 1400 डिग्री तक ले जा रहे हैं, पानी भी है, उसको वो इवेपोरेट होकर बाहर जाएगा, तो बिना काम का उसका इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कॉस्ट बच जाती है अपने ड्राई प्रोसेस में। साइज ऑफ रोटरी क्लिन विल बी स्मॉल कंपेयर टू वेट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि पानी नहीं मिला है हमने, तो पानी का वॉल्यूम की जितनी रोटरी क्लिन अपन साइज रिड्यूस कर सकते हैं। यूनिफॉर्म ब्लेंडिंग एंड ग्राइंडिंग इन ड्राई प्रोसेस, क्वालिटी ऑफ क्लिंकर बेटर। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है? ब्लेंडिंग एंड ग्राइंडिंग बहुत अच्छे से होती है, मिक्सिंग और जो क्रशिंग है, ग्राइंडिंग है, वो ड्राई प्रोसेस में बहुत अच्छे से बेटर होती है। तो क्वालिटी ऑफ जो क्लिंकर बन के आता है, जिसके अंदर ऐसे बड़े बड़े क्लिंकर से रहते हैं। यहाँ तक अपने सारे प्रोडक्ट बन गए हैं, C3A, C3, C4AF, ऐसे याद नहीं करेंगे अपन इनको, हमेशा ऐसे याद करेंगे, C3S, C2S, C3A, C4AF। ठीक है, दो स्ट्रेंथ वाले, दो बकचोद। बकचोद कुछ काम नहीं करते, प्ले सेटिंग करवाते हैं, केवल कलर देता है, कोई काम नहीं करवाता। ये तो क्या करता है? सल्फेट अटैक और सल्फेट अटैक को प्रमोट करता है, तो ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट अगेंस्ट सल्फेट अटैक इज़ वेरी पुअर ड्यू टू C3A। C4AF तो कुछ करता ही नहीं है, कलर देता है। और क्या करता है? रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन में फर्स्ट आया था, ये तो रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन में फर्स्ट आया था, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन में फर्स्ट आया था। तो इनका कोई काम थोड़ा ना है, बिना काम के जल्दी से रिएक्शन करके कंक्रीट को दिक्कत ही पैदा कर रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ा रहे हैं कंक्रीट की। ठीक है, लेकिन यहाँ तक अपने इसे याद रखेंगे। क्लिंकर भी थे अपन, क्वालिटी ऑफ क्लिंकर ड्राई प्रोसेस में बेटर आती है। क्लिंकर मतलब ये बड़े बड़े एग्रीगेट बन गए हैं। जो अपन सीमेंट देखते हैं वो फिर इनकी ग्राइंडिंग से आती है। क्लिंकर्स की क्या कर देते हैं? ग्राइंडिंग कर देते हैं, तो क्या बन के आती है? सीमेंट के पार्टिकल बन के आते हैं, जो अपन जैसी सीमेंट चाहिए वैसे। क्लिंकर, ठीक है, ज़्यादा समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा मैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें और आगे लिखी हुई हैं सारी की सारी। पहले टेक्निक नहीं थी ड्राई ग्राइंडिंग की, आजकल ड्राई ग्राइंडिंग की टेक्निक आ गई है, इसलिए पहले ड्राई ब्लेंडिंग एंड वेट ब्लेंडिंग एंड वेट ग्राइंडिंग किया करते थे, आजकल अपन ड्राई ग्राइंडिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निक आ गई है। कैसे करते हैं? कैलकेरियस एग्रेलेशियस, क्रशिंग किया, क्रशिंग किया,
ये क्या है, रॉक्स टाइप की हैं, बोल्डर हैं। कैलक्रेसिस और एग्रेलिसिस, ठीक है। क्रशिंग किया, क्रशिंग करके फिर फाइन ग्राइंडिंग की, इसमें बॉल मिल या ट्यूब मिल में पतला पतला पीस दिया, अभी तो गर्म नहीं किया है। इनको मिक्सिंग कर दिया रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में, अलग अलग फाइन ग्राइंडिंग किया, इसमें बॉल मिल और ट्यूब मिल में। ग्राइंडिंग करने के बाद अब इनको मिक्स करेंगे जो अपने रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। हो सकता है ना, अभी अभी देखो सीमेंट पड़ी थी OPC53, इसमें क्या चाहिए अपने को, C3S इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करेंगे, बाकी चीज़ें कम करेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका ये सब बढ़ाएंगे। C3S इंक्रीज करना है, ठीक है। तो मिक्सिंग कर दिया इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। अब इसको बर्न करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बर्निंग इन रोटरी किल, नाम याद होना चाहिए, रोटरी किल। ऐसे रोटरी होती है, इधर से प्रोडक्ट आते हैं, इधर से चले जाते हैं, ऐसे घूमती रहती है। और यहाँ टेम्परेचर कितना होता है, 1400 डिग्री से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। याद नहीं रहे तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड याद कर लेना। यहीं क्या बनते हैं इसके आउटर में, यहाँ क्या बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर, बड़े बड़े से क्या रहते हैं, इसमें क्या बन गया, सब बन गया। इसमें C3S, C2S, C3A, C4AF सब बन गया, लेकिन अभी इनको ग्राइंड नहीं किया, अभी इनकी ग्राइंडिंग बाकी है, ठीक है। तब इनको ग्राइंडिंग करेंगे, साथ में क्या ऐड कर देंगे, जिप्सम। क्यों ऐड करते हैं जिप्सम, क्विक सेटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, क्विक सेटिंग को प्रिवेंट करेगी, रोकेगी। नहीं तो C3 ये क्या कर देगा, जल्दी से सेट करवा देगा। ये क्या करता है जिप्सम, क्विक सेटिंग को प्रिवेंट कर देता है। जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता है, CaSO4.2H2, कैल्शियम सल्फेट। ग्राइंडिंग और क्लिंकर, ग्राइंडिंग कर दिया क्लिंकर की, जो क्लिंकर निकले थे इसको क्लिंकर बोलेंगे, याद रखो नाम। तो ग्राइंडिंग करते ही, जिप्सम ऐड करते ही अपनी जो सीमेंट आती है सैलो में चल जाती है, पैकिंग को ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं। इसमें वर्ड क्या क्या याद करने हैं आपको, कैलकेरियसिस, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड वाले जो भी हैं, एग्रेलिसिस इसमें सिलिका, आर्जिलिसिस हो गए। क्रशिंग किया, फाइन ग्राइंडिंग किया, किसमें, बॉल मिल्स और ट्यूब मिल्स में, मिक्स कर दिया इन रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन। फिर किया, बर्न किया, रोटरी किल, नाम याद होना चाहिए, टेम्परेचर याद होना चाहिए, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लिंकर बन गए, वर्ड याद रखो क्लिंकर। ग्राइंडिंग किया क्लिंकर में और उसके साथ ही हमने जिप्सम ऐड कर दिया। जिप्सम पहले नहीं मिलाया था बर्निंग के पहले, बर्निंग के बाद मिलाया है। क्यों, ये तो जिप्सम भी रिएक्शन कर लेता, कुछ C3S कुछ C2S बना देता, लेकिन नहीं, बाद में ऐड किया क्योंकि इसको क्या करना है, क्विक सेटिंग रोकनी है इसको, इसको कोई और कोई रिएक्शन नहीं करनी, इसको क्विक सेटिंग रोकनी है। ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर हो गया, सीमेंट सैलो में चला गया, सीमेंट बन गई, ठीक है। देख लो ये क्ले आ गई, सिलिका वाली, लाइमस्टोन आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड वाली, कैलक्रेसिस, आर्जिलिसिस, रोमिल, रोमिल स्टाइल होगी तो ऐसे ही है, सस्पेंशन प्री हीटर, रोटरी किलन आ गया। ये सब तो बोल्डर थे, इनको छोटा करने के लिए और सब करने के लिए क्या थी, ट्यूब मिल, ट्यूब मिल वगैरह में हमने को क्या कर दिया, इन वाले मटेरियल को ग्राइंड कर दिया, मिक्स कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी प्री हीट देनी है, प्री हीट दे दी, रोटरी किलन में ले आए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये क्लिंकर बन गई। अभी साइलो तो हर जगह बना रहे हैं, अभी इनकी ग्राइंडिंग नहीं करी है। बड़े बड़े से प्रोडक्ट, बड़े बड़े से एरिगेट होते हैं, 30-40 mm, 20-30 mm की साइज तक के, 40 mm की साइज के, 40 mm का एग्रीगेट देखा ना, उसकी साइज के होते हैं क्लिंकर्स। फिर क्या किया, जिप्सम ऐड किया और ग्राइंडिंग चली गई। मिल किसको बोलते हैं, मिल जो, हाँ ग्राइंडिंग होगी उसी को मिल बोलेंगे, मिल, मिल, मिल। जहाँ ग्राइंडिंग होगी उसको मिलिंग बोलते हैं, मिल। मिलिंग एक प्रोसेस पढ़ी होगी हमने कभी मैकेनिकल में, मिलिंग। तो सीमेंट मिल, इसमें क्या बोल रहे हैं, क्लिंकर्स का ग्राइंडिंग हो जाती है, सीमेंट सैलो में चली जाती है, यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं, कि इनको क्या बोलते हैं, बल्कर्स, सीमेंट बल्कर, ओके।
और आगे क्या है देखो, क्वेश्चन में भी ऐसे लिखना है, कैलकुलेसिस, आर्जिलिसिस, क्रशिंग कर दिया, फाइन ग्राइंडिंग कर दिया, किस में, मिल में कर दिया, बोल हो चाहे ट्यूब हो, मिक्सिंग कर दिया, बर्निंग कर दिया। कितने डिग्री में, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड में, किस में, रोटरी किल्न में। क्लिंकर बन गई। फिर क्या किया, फिर क्लिंकर को ग्राइंडिंग करेंगे, किस में, ट्यूब मिल या बॉल मिल में। मिल जरूर आना चाहिए, जहाँ मिल आ रहा है मतलब आपको क्या हो रही है, ग्राइंडिंग कर रही है। या फिर ग्राइंडिंग जहाँ करनी है वहाँ क्या आएगा, मिल आएगा। जिप्सम ऐड करना है वहाँ पे, सीमेंट किस में चली जाएगी, ग्राइंडिंग होकर साइलो में चली जाएगी। पैकिंग वैकिंग करके जैसे भी करके बल्कर में कर दो, बैगिंग कर दो, जो भी करनी है, सीमेंट अपनी बन के तैयार हो गई। तो हमने थोड़ी थोड़ी सीमेंट पढ़ ली है। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है अपना नेक्स्ट पॉइंट, अपना है अब थोड़ा सा फ्लाई के बारे में और पढ़ते हैं। सीमेंट तो हमने मोटा मोटा सारा पढ़ लिया है, बीच बीच में रिवीजन कराते रहेंगे, ज़्यादा चीज़ें आएंगी। अभी अपन चलते हैं, ओपीसी पढ़ लिया हमने, थोड़ा पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट पे चलते हैं, जो हमने 41 मिनट लगा दिए। मेरी कोई दिक्कत नहीं, हमने आराम आराम से पढ़ा। ओके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ये ऑर्डिनरी था, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, पोजोलाना ऐड कर दिया। पोजोलाना क्या होती है, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। देखो इसका पी का यहाँ पी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। पोजोलानिक मटेरियल क्या होते हैं, रेजिडुअल ऑफ इंडस्ट्रियल, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, कई कई इंडस्ट्री होती हैं। फ्लाई किस में से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से। स्लैग किससे निकलता है, आयरन इंडस्ट्री से। राइस किससे निकलता है, राइस का ऊपर का जो दाना होता है, ठीक है। सिलिका फ्यूम्स किससे निकलते हैं, कुछ का इंडस्ट्री से निकलते होंगे, कोल वाली इंडस्ट्री से निकलते होंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, बाई प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, उनको सिविल वाले यूज़ कर रहे हैं। इनका बुरा हाल हो जाता है अगर सिविल वाले यूज़ ना कर दे तो, क्योंकि कोई काम की मटेरियल नहीं है बिना सिविल के। सिविल वाले इनको कई जगह यूज में लेते हैं, इसके को हम बोलते हैं पोजोलानिक मटेरियल। पोर्टलैंड, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं तो अपन यूजिंग पोजोलानिक्स मटेरियल के लिए। रेजिड्यू ऑफ इंडस्ट्रीज, पीपीसी क्या होती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्यों, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट थे, जो वेस्टेज था, जो रेजिड्यू था दूसरी इंडस्ट्री का, वो हमने यूज़ किया सीमेंट बनाने में। क्या बनाई हमने, पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। चलो, ये पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और पढ़ लेनी चाहिए, वापस आएंगे फिर। वी शुड यूज़ क्लासिफाइड फ्लाई एश। क्लासिफाइड का मतलब, इसको सीविंग क्लासिफाइड लगी होती है जिसमें सीव लगी होती है, तो एक स्पेसिफिक सीव से बिलो ही अपने को यूज़ करना है। याद रखना, फ्लाई एश होती है वो सीमेंट से फाइनर होती है, सीमेंट से फाइनर होती है, इसलिए अपन इसको क्लासीफाई बोलते हैं। पहले क्लासीफाई करते हैं, इसकी साइज़ कम करने के लिए जो जो अपने को यूज़फुल है वही लेते हैं, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े पार्टिकल ले लिए फ्लाई के, नहीं, बड़े बड़े पार्टिकल साथ में आएंगे, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा ये देख लो फ्लैश बनती कैसे है। थर्मल पावर प्लांट होता है, इसमें दो टाइप की गैस निकलती है। एक निकलती है पॉन्ड गैस, कोयला जब जलता है दो टाइप की गैस निकलती है, पॉन्ड गैस, फ्लाई गैस। पॉन्ड गैस क्या करती है, पॉन्ड में चली जाती है, भारी होती है, ड्यूरिंग बर्निंग ही पॉन्ड में चली जाती है। फ्लाई गैस क्या होती है, धुएं के साथ उड़ती है, स्मोक के साथ उड़ती है, स्मोक के साथ रहती है। कैसे कैप्चर करते हैं इसको, ईएसपी से कैप्चर करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जो हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, उससे हम फ्लाई कैप्चर कर लेते हैं। फिर इस फ्लाई ऐश को भी सारी अपने काम की नहीं होती, दो टाइप की होती है फ्लाई ऐश में। जो अपने काम की होती है क्लासिफाइड, कंक्रीट में बनाने के लिए क्लासिफाइड फ्लाई ऐश, और
एक फ्लाई एश मान लो कि अनक्लासीफाइड मान लो, जिसके पार्टिकल बड़े हैं सीमेंट से, तो वो अपने को यूज़ नहीं करेंगे। वो कहाँ यूज़ करेंगे? फिलिंग वगैरह में यूज़ करेंगे। कहीं फिलिंग करनी हो, एक्सक्यूशन किया उसके बाद फिलिंग करनी है, ये पॉन्डेस भी कहाँ यूज़ करेंगे? फिलिंग वाले एरिया में यूज़ करेंगे। जहाँ रोड में आपने कई बार देखा होगा ब्रिज व्रिज में एम्बैंकमेंट बनाते हैं, तो एम्बैंकमेंट वगैरह में यूज़ होती है। रोड प्रोजेक्ट में फिलिंग में यूज़ होती है। ऐसी जो अनक्लासीफाइड होती है ये फिलिंग में यूज़ होती है। क्लासीफाइड फ्लाई एश है, ये अपन यूज़ करते हैं इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सिविल इंडस्ट्री में। पहला तो कहाँ यूज़ कर लिया हमने? पीपीसी बना दी, पीपीसी में यूज़ हो गया। दूसरा आगे और बताएंगे कहाँ पर यूज़ होती है। समझ में आ गया? पॉन्ड एश, फ्लाई एश। फ्लाई एश का जो धुएं के साथ उड़ती है, ईएसपी से कैप्चर कर लिया। ये पॉन्ड एश पॉन्ड में चली गई, तालाब में चली गई, भारी थी ड्यूरिंग बर्निंग, इसको अपन फिलिंग एम्बैंकमेंट में यूज़ करेंगे। इस वाले फ्लाई एश को, एक पॉन्ड था एक फ्लाई था, फ्लाई जोड़ गया, उसको क्लासिफाइड फ्लाई एश में यूज़ कर लिया। ठीक है, फ्लाई एश में होता क्या क्या है? फ्लाई एश में जो मैक्सिमम मेटेरियल थे वो तो जल के उन्होंने तो एनर्जी दे दी, बचा क्या अपना? कुछ सिलिका विलिका बचा, नाम ही लग रहा है फ्लाई एश। ठीक है, सिलिका, एल्यूमिना, Fe2O3, ये दोनों थोड़े थोड़े होते हैं, एल्यूमिना और एल्यूमिना और Fe2O3। मैक्सिमम क्या होता है? सिलिका। ठीक है, क्या है? SiO2। एक हमने देखा था ओपीसी का जब हाइड्रेशन किया था तो CaO2 बड़ा निकल रहा था, एक से 3 प्रोडक्ट निकल रहे थे, एक से एक प्रोडक्ट निकल रहा था, कोई यूज भी नहीं हो रहा था। करे थे कि ये परमेबिलिटी भी इंक्रीज कर देता है कंक्रीट की। कैसे? जैसे वाटर आया, वाटर इंग्रेस हुआ कहीं, फिर पानी में घुल जाता है, लीच आउट कर जाता है, फिर तो कंक्रीट की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कोई भी आ जाएगा जाएगा अंदर, हवा आ गई, कभी पानी आ गया है, कंक्रीट की परमेबिलिटी ख़राब होते ही मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी ख़त्म। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? इसका सिलिका और जो बाई प्रोडक्ट है क्या बनाते हैं? CSH जेल बना देते हैं, मतलब प्लस H2 जब करेंगे तो ये क्या बनाता है? लेड बनाता है, लेड करता है, क्योंकि पहले तो रिएक्शन ये होगी ना जिसमें CO2 निकलेगा, फिर उसके बाद SiO2 जो प्लाइस पड़ा है उसके बाद बनाएगा ये तो CSH जेल, लेट बनाता है, डिलेड स्ट्रेंथ देता है। सेम इसका भाई है, इसका C2S का। C2S के जैसे जैसे काम थे वैसे वैसे काम इसके हैं, बाकी C2S से ज़्यादा अच्छा है, बताएंगे आगे कैसे कैसे अच्छा है। तो आइडिया लग गया फ्लाई एश में, नाम में ही है सिलिका, एल्यूमिना और Fe2O3, सबसे ज़्यादा सिलिका। कई चीज़ों का सोल्यूशन फ्लाई एश है। फ्लाई एश हमने यूज़ तो कर लिया उनका कि वो इंडस्ट्री का रेजिड्यू था, उनका बाई प्रोडक्ट था, लेकिन अपने भी कंक्रीट में काम आ रहा था तभी हमने चूज़ किया। ऐसे थोड़ा ना कि अपनी कंक्रीट में बस ऐसे ही कुछ भी यूज़ कर लिया। फ्लाई एश काफ़ी यूज़फुल था अपने लिए। क्या क्या यूज़फुल था इसको थोड़ा देखते हैं, कैसे कैसे यूज़फुल था। क्या करता है, एक तो फाइन था सीमेंट से, तो जो सीमेंट के पोर थे वो फिल कर दिए उसने, फिल द पोर। परमेबिलिटी रिड्यूस करा दी, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करा दी। एक तो ये चीज़ हो गई। CaO2 था जो अपना बाई प्रोडक्ट था, सीमेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट किया। C3S जो पानी कंज्यूम कर रहा था, हाइड्रेशन कर रहा था। C2S जब पानी कंज्यूम कर रहा था, हाइड्रेशन कर रहा था। तो ये क्या बना रहे थे? CSH जेल बना रहे थे प्लस का, ये तो 3 मोलिक्यूल ऑफ CO2 बना रहा था, ये फिर भी 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 बना रहा था, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट थे, इसको इसने कंज्यूम कर लिया सिलिका ने, प्लस H2, और क्या बना दिया? CSH जेल बना दिया। सोचो, CSH जेल बना दिया, अपने काम की चीज़ है, स्ट्रेंथ दे दी, लेकिन स्ट्रेंथ अभी नहीं चाहिए अपने को। स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ देने के लिए अपने पास C3S है, लेट स्ट्रेंथ दी इसने। C3S तो पहले स्ट्रेंथ दे दी, खत्म कर दिया, और सी 3 मोलिकुल ऑफ CaO2 निकाल दिए भी दिए। उन्हीं को कंज्यूम करके फ्लाइस ने क्या किया? CSH जेल बना दिया। कब बनाया? जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो मतलब लेट बनाएगा, लेट स्ट्रेंथ दे दी, लेट स्ट्रेंथ दे दी। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी लो है, तो फायदे फायदे हैं अपने।
CO2 को कंजप्शन कर लिया, लेट स्ट्रेंथ देता है, लेट रिएक्शन करता है, लो हीट ऑफ हाइड्रोजन है। मैक्सिमम कैसे जैसा है, C2H जैसे ही, C2H वाले जैसे काम है। C2H के भी ये काम थे, इसने C2H से भी आगे बढ़ा। C2H बाई प्रोडक्ट CO2 बना रहा था, एक मोलिक्यूल बना रहा था, ये कंज्यूम कर देगा। ठीक है, आगे जाके पता चलेगा फ्लाई ऐश क्या करता है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी इंक्रीज करता है। कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी इंक्रीज करता है। कैसे? क्योंकि लेट रिएक्शन करता है। लेट रिएक्शन क्यों करता है? रिएक्शन तभी करेगा जब CO2 मिलेगा। जब CO2 मिलेगा तो पहले CO2 बनेगा, पहले तो पहले वाली रिएक्शन करेंगे, सीमेंट वाली रिएक्शन करेंगे। सीमेंट के जो C3 बॉक्स कंपाउंड है वो रिएक्शन करेंगे, तब CO2 निकलेगा। तो लेट रिएक्शन करता है, लेट रिएक्शन करता है तो वर्केबिलिटी काफ़ी एंड तक बनी रहती है। ठीक है, फिर आता है कि पोजोलानिक एक्शन क्या होता है। पोजोलाना जो एक्शन करता है, जो रिएक्शन करता है उसको पोजोलानिक एक्शन बोलते हैं। क्या करता है? रिएक्शन ऑफ IS कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद फ्री लाइन। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ फ्लाई एश कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद फ्री लाइन CO2 विच इज बाई प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, पोजोलाना था तो पोजोलानिक रिएक्शन में क्या आएगा? पोजोलाना आएगा। क्या है? सिलिशियस एंड एल्यूमिनियस कंपाउंड है। दीज डजंट हैव सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी बाय देयर ओन। इनकी कोई सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी नहीं है अकेलों की, लेकिन जैसे ही बाई प्रोडक्ट ऑफ CO2 के साथ काम करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ऑलरेडी बाई प्रोडक्ट था एक किसी इंडस्ट्री का, इसने बाई प्रोडक्ट ऑफ सीमेंट से या बाई प्रोडक्ट ऑफ बॉक्स कंपाउंड से रिएक्शन करके एक अच्छा मेटेरियल बना दिया हमारे लिए, CSH जेल, जो अपने कंक्रीट में स्ट्रेंथ देता है। सारी सीमेंट ही इसी से चल रही, सारी कंक्रीट की इंडस्ट्री ही इसी से चल रही है, तो CSH जेल बना दिया अपने लिए, तो फायदा ही फायदा, स्ट्रेंथ दे दी। ये क्या है? हाइड्रेटेड लाइम, क्विक लाइम, सॉरी हाइड्रेटेड लाइम, सेलेक्ट लाइम, और क्या है? पोर्टलैंड, पोर्टलैंडाइट। पोर्टलैंड सीमेंट का बाई प्रोडक्ट है, पोर्टलैंडाइट हो गया बाई प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विच इज वाटर सोल्यूबल। CO2 क्या है? वाटर सोल्यूबल है, परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट इंक्रीज कर देता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक के लिए कैसे रेस्पॉन्सिबल है? COH2 स्टार्टिंग में सल्फेट आया था, वो किसी रिएक्शन करी थी? CaO2 से रिएक्शन करी थी, CaSO4 बना लिया था। फिर आया था C3A, फिर इसने बनाया था CaS, कैल्शियम एल्यूमिनो सल्फेट। कास हो गया था कंक्रीट का, हो गया था कास। कैसे हुआ था कास? वॉल्यूम एक्सपेंसिव था ये, वॉल्यूम एक्सपेंशन कर दिया था इसने, 225% वॉल्यूम इंक्रीज करा दिया था, ब्रेक्स आ गए थे। तो CaO2 बड़ा बड़ा नुकसानदायक ही था अपने लिए, सल्फेट अटैक भी करा रहा था ये। तो सल्फेट अटैक के लिए दो लोग हो गए हैं, ये प्लस साथ में C3A। तो इसके बड़े नुकसान थे। एक तो बाई प्रोडक्ट था हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट का, ये तो नुकसान नहीं था, लेकिन एक तो वाटर सोल्यूबल था, परमेबिलिटी ऑफ सीमेंट बढ़ा रहा था, सीमेंट या कंक्रीट बढ़ा रहा था, और रेस्पॉन्सिबल था सल्फेट अटैक के लिए भी। लेकिन पोजोलाना एक बाई प्रोडक्ट दूसरे बाई प्रोडक्ट से रिएक्शन करके अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, CSH जेल, तो अपने लिए इसलिए फायदेमंद है। कौन? पोजोलाना। पोजोलाना क्या करता है? लेट रिएक्शन करता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। IS टू बी यूज इन PPC। हाँ, फ्लैश, उसी फ्लैश को यूज़ करेंगे PPC में जिसकी रिएक्टिव सिलिका कितनी हो, 20% से ज़्यादा हो, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। रिएक्टिव सिलिका तो चाहिए अपने को। ठीक है, कुछ और भी है क्या? गेट में क्वेश्चन आया 2022 में, वी आर सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर पोजोलानिक रिएक्शन। CaO2 बाई प्रोडक्ट बॉक्स कंपाउंड का प्लस रिएक्टिव सिलिका डाइऑक्साइड प्लस H2 बना देगा CSH। फ्लाइस ने सिविल इंजीनियरिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके गया। फ्लाइस बहुत काम की चीज़ है, दूसरी इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट ही मत समझो, हमारे लिए भी बहुत काम की चीज़ है। वेरी यूजफुल रिएक्शन ऑफ फ्लाइस। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ पोजोलानिक एक्शन, क्या क्या एडवांटेजेस है?
देखते हैं थोड़ा क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला है कंजम्पशन ऑफ CO2 विच इज़ बाई प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विच कॉजेज। क्या क्या कोज करता था ये CO2? परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता था, सल्फेट अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, और ये एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन को भी सपोर्ट करता था। क्योंकि एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन में क्या चाहिए था? लास्ट में पानी चाहिए होगा, क्योंकि सीमेंट की एल्कली प्लस रिएक्टिव एग्रीगेट रिएक्टिव सिलिका एग्रीगेट प्रोडक्ट बनाते हैं। इनको बहुत भयंकर प्यास लगती है, बहुत भयंकर प्यास लगती है, तो इनको पानी चाहिए होता है। अगर COH2 होता तो बाहर से कहीं से पानी में घुल के निकल जाता, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती। परमेबिलिटी जब इंक्रीज हो जाती, CO2 घुल के चला गया पानी के साथ, परमेबिलिटी इंक्रीज। अब पानी कभी भी आ जा सकता है, मॉइस्चर आ जा सकता है कंक्रीट के अंदर, और इस प्यासे को पानी दे सकता है। इस पानी को प्यासे प्यासे को पानी देते ही वॉल्यूम बढ़ता है इनका। तो ये एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन में भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि CaO2 इसने कंज्यूम कर लिया, किसने? IS ने। यही बड़ा खतरनाक मटेरियल था CO2। इस CO2 ने कितने काम किए? परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता था कंक्रीट की, रेस्पॉन्सिबल है सल्फेट अटैक के लिए, और एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है, किसकी? पोजोलॉनिक रिएक्शन की। जो पोजोलॉनिक मटेरियल है, फ्लाई ऐश वगैरह, उनकी लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। ठीक भाई, लेट रिएक्शन करते हैं, पता है अपने को, लेट रिएक्शन करते हैं, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। C2H जैसे ही है बाकी तो ये इम्पार्ट स्ट्रेंथ एट लेटर एज। ठीक है। कंजम्पशन ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। ये तो एडवांटेज हमने सबसे लास्ट में लिखा है कि हम कंजप्शन कर रहे हैं बाई प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट का, विच इज़ इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये और लिखना है साथ में। बाकी तो फ़ायदे अपने ही अपने थे इसमें फ्लाइज के, ये फ़ायदा तो हमने लास्ट में लिखा है कि हम बाकी इंडस्ट्री का रेजिड्यू भी कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखो फ्लाइज क्या क्या है, सेम चीज़ हमने पढ़ ली है। बाई प्रोडक्ट वेस्टेज या रेजिड्यू ऑफ कोल कंबस्शन इन थर्मल पावर प्लांट, IS आ गया अपन स्पेसिफिक। हमने बाकी पोजोलोना को हमने पीछे छोड़ दिया। पोजोलोना क्या क्या मटेरियल था? IS था। या एक पढ़ेंगे अपन GG या GBFS, ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, आयरन इंडस्ट्री से निकलता है, स्टील इंडस्ट्री से निकलता है, स्टील इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। हम राइस हस्क पढ़ेंगे, राइस हस्क क्या होता है? राइस के छिलके को उतारने के बाद उसका उस वाले इंडस्ट्री से निकलता है सिलिका फ्यूम्स। ठीक है। अब आ गया फ्लाई एश, बाई प्रोडक्ट ऑफ और वेस्टेज और रेजिड्यू ऑफ कोल कंबस्शन इन थर्मल पावर प्लांट। पता था आपने पॉन्ड एश, फ्लाई एश, पॉन्ड एश एक्सकेवेशन फिलिंग में, फ्लाई एश किस में यूज मिलेंगे? क्लासिफाइड एंड क्लासिफाइड। क्लासिफाइड किस में? OPC से PPC बनाने में, PPC बनाने में। ठीक है, OPC से नहीं बनाएंगे, OPC तो एक अलग टाइप की सीमेंट हो गई, PPC एक अलग टाइप की सीमेंट हो गई। कि OPC वाले प्रोडक्ट प्लस फ्लाई एश मिला दो, कितना मिला दो? 35% के अराउंड मिला दो। हमने पढ़ा ना अभी कि अपन कितना सीमेंट मिलाएंगे, कितना फ्लाई एश मिलाएंगे अपन, हमने कितना पढ़ा था पता नहीं भाई, कितना पढ़ा था देखेंगे। दो टाइप के इसमें फ्लाई एश मिलाते हैं, एक PPC बनाने में, और एक PPC के बाद जब अपन डिजाइन मिक्स करेंगे तब और फ्लाई एश मिलाएंगे अपन। फ्लाई एश अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो। नेचर इसका, नेचर पूछा सिंपल सिलिशियस, बाकी होता क्या है? सिलिका, एल्यूमिना और आयरन, Fe2O3। वो बहुत कम कम मात्रा में होती है, मेनली सिलिका, रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिना।
नेचर सिलिशियस, रिच इन सिलिका तो हो गया होगा, साथ में एल्यूमिनियम भी बोलना तो एल्यूमिनियम बोल दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, सी एस एच जेल बनेगा। सी एस एच याद है ना, 3 2 3, 3 CaO 2SiO2 और 3H2O। ओके, एडवांटेजेस क्या क्या है इसकी, किसके एडवांटेज पड़ रहे हैं फ्लाई ऐश यूज़ करने की। पीछे पीछे एडवांटेजेस आएंगे। वर्केबिलिटी बढ़ा देगा, क्यों, लेट सेट होता है, क्या करता है, डिलेट स्ट्रेंथ देता है और सेट लेट होता है, क्योंकि पहले रिएक्शन क्या होगी, इसको सेटिंग करने के लिए क्या चाहिए, इसको CO2 चाहिए, तो CO2 पहले बनेगा तभी तो सेट होगा, तभी तो ये रिएक्शन करेगा। इसका सिलिका, या फिर ऐसे मान लो इसका फ्लाई एश, सिंपल मान लो फ्लाई एश, रिएक्टिव सिलिका मान लो, ये रिएक्शन करके CSH जेल बनाएंगे, तो अब जाके सेट हुआ है। CO2 पहले कहाँ से आएगा, C3S या C2S, ये सब हाइड्रेट करेंगे, फिर इसमें से CO2 निकलेगा और CSH जेल बनेगा। तो ये लेट रिएक्शन देता है, लेट सेट होता है, लेट सेट होता है तब तक क्या कर देता है, वर्केबिलिटी इंप्रूव कर देता है। C3S C2S क्या बनाने में लग जाती हैं, CSH जेल बनाने में लग जाते हैं, सेट होने में लग जाते हैं। ये इसको पता है, अपना मटेरियल बाद में आएगा, अपना बाई प्रोडक्ट बाद में आएगा, आराम से बैठा रहता है, ये वर्केबिलिटी इंप्रूव करता रहता है कंक्रीट की। ठीक है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी इंप्रूव करता है बिकॉज इट सेट्स लेट। हीट ऑफ हाइड्रोजन पता है कम है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ हमें पता है कि बाद में लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है, CSH जेल बना के लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है। ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव करता है, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव करेगा ही करेगा, बहुत सारे काम करता है। परमेबिलिटी रिड्यूस कर दी, इसी से आधा काम तो हो गया ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने का। रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक वाला क्या करता है, CO2 था प्लस सल्फेट आया, CaSO4 बन गया, प्लस क्या करा, C3 था ही, क्या बना दिया, कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फेट बना दिया, सल्फेट अटैक। अब सब CO2 यूज़ कर लेगा, हो गया ना रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक। परमेबिलिटी रिड्यूस कर देता है क्योंकि CO2 को कंज्यूम कर लेता है। इकोनॉमिक एंड इको फ्रेंडली तो है ही, क्योंकि हम वेस्टेज को यूज़ कर रहे हैं, तो दूसरा इंडस्ट्री का वेस्टेज या रेजिड्यू था, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। यूसेज क्या क्या है, दो टाइप के यूसेज हैं, या तो ब्लेंडेड सीमेंट बना दो, एक हम बना रहे थे OPC, दूसरा हमने कहा कि पूरा OPC नहीं बनाएंगे, OPC प्लस का कुछ फ्लाइस डाल दो इसमें, क्या बना देंगे, PPC, और दिलाना पोर्टलैंड सीमेंट। एक करो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट अप टू 60%। जब हम डिजाइन मिक्स के टाइम पे, ड्यूरिंग डिजाइन मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट के टाइम पे, मैं 60% ऑफ सीमेंट तक को क्या रिप्लेस कर दूंगा, फ्लाई से रिप्लेस कर दूंगा। एक तो इस टाइप से मैं फ्लाइस को यूज़ करूँगा, इसका यूज़, और एक मैं PPC बना दूंगा पहले, तो ऐसे दो टाइप से यूज़ होते हैं। ठीक है, आजकल मार्केट में क्या आ रहा है, हम OPC ओरिजिनल आ ही नहीं रही है, उसमें 5% तो फ्लाइस मिल के ही आ रहा है, तो ऑलरेडी जो अभी अपन OPC 43 OPC 53 पढ़ रहे हैं वो PPC ही है, बाई डिफ़ॉल्ट अपन उनको OPC बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि आपको 5% फ्लाई ऐश आपको ड्यूरिंग सीमेंट मिक्सिंग ही, सीमेंट प्रोडक्शन ही आपको 5% फ्लाई ऐश मिलाने मिलाना है। ये तो होगी OPC कहानी। फिर जब OPC से अपन डिजाइन मिक्स बनाते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, उसमें 60% ऑफ सीमेंटेशियस मटेरियल, जितना डिजाइन मिक्स से निकालते हैं अपन सीमेंटेशियस मटेरियल, उसका 60% अपन किससे रिप्लेस कर देते हैं, फ्लाई ऐश से रिप्लेस कर देते हैं। किसको, सीमेंट को। अपना सीमेंट का कंजप्शन भी कम हो रहा है, और फ्लाई ऐश के क्या है, फायदे ही फायदे हैं। ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करता है, परमेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर देता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है, बहुत फायदे हैं, इकोनॉमिकल इको फ्रेंडली है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये तीन वाले काम तो इसके, दो वाले काम तो C2S वाले काम हो गए, क्योंकि लेट सेट होता है, लेट स्ट्रेंथ देता है, लॉन्ग टर्म हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है इसका, लेट सेट करता है, लेट स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, बाकी वर्केबिलिटी इंप्रूव कर देता है क्योंकि लेट सेट होता है। अपने सारे आइडिया लग गए। अब है यूज ऑफ फ्लाई ऐश एज ए सब्स्टिट्यूट, पार्शियल और रिप्लेस ऑफ सीमेंट। जो भी बता रहा था कि फ्लाई ऐश को
पार्शियल या रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं एज ए सब्स्टिट्यूट। क्यों यूज़ कर रहे हैं? लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन है एंड लेट रेजिस्टेंस दे रहा है एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बढ़ा रहा है। ये सब अपने किस में चाहिए? मास कंक्रीटिंग सच एज डैम कंस्ट्रक्शन। जब अपन डैम का कंस्ट्रक्शन करते हैं इतना ज़्यादा कंक्रीट होता है वो मास कंक्रीटिंग में आ जाता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन वहाँ एक मेजर कंसर्न रहता है। क्यों रहता है? कि मैं बहुत सारी कंक्रीट अगर प्लेस करूँगा तो यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है अंदर, तो बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रही है कंक्रीट, वहाँ टेम्परेचर कम होता है तो ग्रेडियंट बन जाता है और फिर क्या बन जाते हैं? ब्रेक बन जाते हैं। तो अपन लो हीट ऑफ हाइड्रेशन वाली कंक्रीट यूज करते हैं किसमें? मास कंक्रीटिंग में। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन वाली कैसे बनाऊंगा? या तो मैं सी टू एस बढ़ा दूँ या मैं फ्लाई एश इंक्रीज कर दूँ। हाँ, कर तो दोनों ही काम कर दूँ। तो फ्लाई एश जहाँ इंक्रीज करूँगा मास कंक्रीटिंग में मेरे काम आएगा, क्योंकि मास कंक्रीटिंग में लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन चाहिए मुझे। स्ट्रेंथ लेट आ जाए, मुझे क्या करना है? डैम में मुझे आज ही थोड़ी पानी भरना है, अभी तो मुझे डैम बनाना शुरू किया है, बहुत टाइम लगता है डैम बनाने में। तो लेट रेजिस्टेंस दे दे कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट तो बढ़ाएगा कम से कम, परमेबिलिटी ही डिक्रीज कर देगा, ये काम तो ये कर देगा, परमेबिलिटी रिड्यूस कर देगा किसकी? कंक्रीट की। दूसरा काम क्या कर देगा? ये CaO2 को कंजप्शन कर देगा। दो ही टाइप से अपनी कंक्रीट ज़्यादातर दिक्कत आती है। मास कंक्रीटिंग में काम आ गई। फिर क्या करता है? वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि लेट सेट हो रहा है, जैसा था वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा कई देर तक, काफ़ी टाइम तक जैसा था वैसा का वैसा ही फ्लाइस पड़ा रहता है कंक्रीट में। क्योंकि भाई साहब के लिए CO2 आएगा ना बन के, तब जाके रिएक्ट करेगा, तो वैसा वैसा पड़ा रहता है तो वर्केबिलिटी इंप्रूव कर देता है काफ़ी देर तक। और अगर आपको वर्केबिलिटी उतनी की उतनी चाहिए तो आप वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस कर सकते हो। वाटर सीमेंट रेशियो जैसे रिड्यूस हो गया, क्या बढ़ गई? आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, ये तीनों इस टाइप से लिंक है ना, एक बार इसको समझ लो, आगे पूरे चैप्टर में आती रहेंगी चीज़ें। वाटर सीमेंट रेशियो है, आपको मान लो कि इसने हमें ये आइडिया लगा है कि IS वर्केबिलिटी इंक्रीज करता है, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे वर्केबिलिटी इंक्रीज करानी नहीं है, मुझे वर्केबिलिटी उतनी चाहिए। अगर मैं वर्केबिलिटी इंक्रीज करा लूँगा तो क्या हो जाएगा? 6 वाटर सीमेंट रेशियो था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, तू फ्लाइस वाटर वर्केबिलिटी मैं उतनी रखूँगा। मान लो स्लैम की वैल्यू 100 mm है, फ्लैश करा कि या तो भाई मेरे से वर्केबिलिटी बढ़वा लो या वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करवा लो। हमने कहा सर हमें 100 mm चाहिए, वर्केबिलिटी हमें इम्प्रूव नहीं करानी है, तो कहेगा कि वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करवा लो। रिड्यूस करवा लूँगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये इसका काम है। ये दोनों चीज़ साथ में चलती हैं, आगे अपन पढ़ेंगे, दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक होने वाला है। तो वर्केबिलिटी ये इंक्रीज करता है क्योंकि लेट सेट होता है, या फिर वाटर सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करवा देता है। तो किस में यूज़फुल है? सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट में। आगे एक टाइप ऑफ कंक्रीट आएगा सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट, ये अपने आप कॉम्पैक्शन हो जाती है, इसका किसी एक्सटर्नल चीज़ों से या फिर वाइब्रेटर से इसको कॉम्पैक्शन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक या सेल्फ कॉम्पैक्शन कंक्रीट होती है। तो इसके लिए वर्केबिलिटी इसको इम्प्रूव करनी पड़ती है इसकी, क्योंकि अपने आप बह के जाएगी, अपने आप सेट होगी, तो इसलिए अपने इसमें फ्लाई यूज़ करते हैं। फ्लाई का एक और काम आ गया, फ्लाई इंक्रीजेज रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक। सल्फेट अटैक तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, सल्फेट आया अपने पास क्या पड़ा है? CaO2। क्या है? हाइड्रेटेड लाइम। क्या है? स्लैग्ड लाइम। क्या है? पोर्टलैंडाइट। पोर्टलैंड सीमेंट से का बाई प्रोडक्ट है पोर्टलैंडाइट। कहाँ से बनाई? हमने पानी दिया, स्लैकिंग करवाई किसकी? क्विक लाइम की। ये क्या है? क्विक लाइम। क्विक लाइम कैसे बना? कैल्सिनेशन से बना। कैल्सिनेशन किसको बोलते हैं? गर्म करने को। किससे? CaCO3 से। CaCO3 क्या था? CaCO3 था लाइम स्टोन। ऐसे पूरा लाइम बनता है।
ठीक है, तो ये आएगा फ्लाई ऐश इंक्रीजेज रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर अटैक। सल्फर अटैक में सी ए एच टू चाहिए, उसको कंज्यूम कर लेता है और उससे स्ट्रेंथ देता है। कौन दे देता है स्ट्रेंथ? अगर मैं यहाँ फ्लाई ऐश यूज करूँगा तो इसका रिएक्टिव सिलिका होता है। फ्लाई ऐश में क्या होता है? सिलिका, सी एस और पानी मिलकर क्या बना देते हैं? सी एस एस बना देते हैं। कब बनाते हैं? लेट और डिलेड। डिलेड स्ट्रेंथ देते हैं, लेट सेट होते हैं, वर्केबिलिटी इंप्रूव, परमेबिलिटी को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? सी ए एच टू को कंज्यूम कर लिया, सी एच टू को कंज्यूम कर लिया, परमेबिलिटी डिक्रीज, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज। पूरा फ्लाई ऐश इतना ही है। नोट टू बी यूज्ड, कहाँ यूज नहीं करना है? फ्लाई ऐश की यूज, आप लोगों को ये आइडिया लगा है कि फ्लाई ऐश की यूज डिलेड स्ट्रेंथ टू कंक्रीट, लेट स्ट्रेंथ देती है कंक्रीट को। सो नोट टू बी यूज इन, जहाँ अपने को जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे अपन यूज़ नहीं करेंगे। अंडर वाटर कंक्रीटिंग में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अंडर वाटर कंक्रीटिंग में अपने को जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। जल्दी क्यों चाहिए होती है वहाँ? नहीं तो पानी इंक्रेस हो जाएगा और कंक्रीट को डिस्पर्स कर देगा। कंक्रीट को सेट पहले पहले होना होता है, इसलिए अंडर वाटर कंक्रीटिंग में फ्लाइस वाली सीमेंट को यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ पेमेंट का रिपेयर करना है, यहाँ अर्ली रेजिस्टेंस चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक के लिए पेमेंट को खोलना भी होता है, जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए। ये तो लेट स्ट्रेंथ देता है, तो अपन रिपेयरिंग और पेमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। पेमेंट कंस्ट्रक्शन में तो यूज़ कर लेंगे, रिपेयरिंग में यूज़ नहीं करेंगे। कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। कोल्ड वेदर कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए होता है? जल्दी से मेरी कंक्रीट सेट हो, जल्दी से मेरी कंक्रीट हार्ड हो, ये चाहिए होता है। ये तो आराम से सेट हो रही है, तो फ्लैश को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। फ्लैश को 3 जगह यूज़ नहीं करेंगे, बाकी हर जगह फ्लैश को ही यूज़ करते हैं। अब और अपना क्या क्या बच गया है? 1 घंटा 12 मिनट की क्लास हुई गई है। कि अभी अपन थोड़ा सा और पढ़ लें, कुछ गेट के क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट क्या पूछता है? गेट ने टेस्टिंग वेस्टिंग की चीज़ें पूछी होंगी। आगे अपन अभी 10-15 मिनट तो पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या पूछता है गेट। द कंपाउंड विच इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग एंड अर्ली स्ट्रेंथ गेन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अर्ली स्ट्रेंथ गेन है, इनिशियल सेटिंग है। C3S कहते हैं कि कोई सेटिंग नहीं देता, केवल अर्ली एज स्ट्रेंथ देता है। C4AF कोई स्ट्रेंथ नहीं देता। C2S लेट स्ट्रेंथ देता है। C3A ही है कि जो इनिशियल सेटिंग करवाता है। एंड अर्ली स्ट्रेंथ गेन, जब सेट होगी तभी तो स्ट्रेंथ गेन करेगी, तो अपन इसका ऑप्शन C3 मान सकते हैं। ओके, क्योंकि C3S सेट नहीं करवाता, C3S स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, CSS जेल बनाता है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन C2S, जब C2S इंक्रीज करेंगे इन सीमेंट क्लिंकर, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन तो कम होगा। C2S तो क्या है? आराम से काम करने वाला है, सबसे कम इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन है। लेट स्ट्रेंथ देता है, लेट जागता है भाई साहब। अच्छा मटेरियल है, क्योंकि 1 CaO2 ही देता है। ठीक है, C2S का आइडिया लग गया अपने को। हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज करती है, तरह की C2S को अपन इंक्रीज कर दिया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन C2S हमने इंक्रीज कर दिया, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। C3S को कम करना पड़ेगा, अगर C2S को इंक्रीज कर रहा है तो बाकी औरों को कम करना पड़ेगा। C2S इंक्रीज हो जाएगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन तो कमी होती है इसकी, हीट ऑफ हाइड्रेशन ओवरऑल सीमेंट की हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिप्सम इज टिपिकली एडेड इन सीमेंट टू प्रिवेंट क्विक सेटिंग, जो C3A का जो भोकाल था जल्दी से सेट करवा देता है, ये तो और जल्दी सेट करवा देता, लेकिन हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, जिप्सम डाल दिया। कितना? 5% जिप्सम ऐड कर दिया। कब? आफ्टर
या जब क्लिंकर बन गए थे, आफ्टर क्लिंकर फॉर्मेशन। कब किया हमने ऐड? ड्यूरिंग ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स, ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स के टाइम पे हमने ऐड किया है जिप्सम 5%। क्या करता है? प्रिवेंट क्विक सेटिंग, C3A के प्रभाव को कम करने के लिए। C3S अर्ली एज स्ट्रेंथ, C2S लेट एज स्ट्रेंथ, C3A फ्लैश सेटिंग करवाता है, C3A क्विक सेट करवाता है, फ्लैश सेटिंग करवाता है। हाईएस्ट हीट ऑफ वाइब्रेशन है किसकी? C3A की 300। इसके छोटे भाई C4AF की 150। कौन सी यूनिट में? कैलोरी पर ग्राम में। फिर से आती है C3S, यहाँ CO4AF से तो ज़्यादा है, इसकी कितनी आएगी? 160 कैलोरी पर ग्राम। C2S छोटे भाई की इससे आधा, कितना? 80 कैलोरी पर ग्राम। ये क्या है? टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन है। अगर रेट पूछी जाए, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, कौन जीता था यहाँ पे? C4AF जीता था। फिर तो C3A हमें पता ही है, C3S हमें पता ही है क्योंकि C2S सबसे कम है। ओके, लोएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन C2S का। और क्या क्वेश्चन पूछता है? छोटे छोटे क्वेश्चन और पूछता है टेस्टिंग वेस्टिंग का, जो अपन ली चैटलियर बताया था। प्री लाइन क्या करता है? लाइन वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, तो साउंडनेस ऑफ OPC हो गया। VB टेस्ट आगे अपन कॉन्क्रीट में पढ़ेंगे, क्या कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ब्लेंस एयर परमिलिटी टेस्ट पढ़ा था हमने, क्या था इसका? ब्लेंस एयर परमिलिटी टेस्ट फाइननेस मेजर करता था, फाइननेस ऑफ सीमेंट में। कैसे करता था? स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेजर करके। क्या यूनिट थी? सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्या क्या वैल्यू थी? 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। किसके लिए? OPC 43 के लिए। OPC 53 के लिए क्या था? याद था अपने को, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्यों ज़्यादा हो गई थी? क्योंकि हमने ज़्यादा ग्राइंडिंग कर दिया था इसको। ज़्यादा ग्राइंडिंग क्यों कर दिया था? क्योंकि अपने को स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ाना था, हमें जल्दी स्ट्रेंथ गेन करवानी थी। क्योंकि पार्टिकल जितना छोटा होगा, एक पार्टिकल इतना बड़ा है, इसके हमने इतने सारे पार्ट कर दिए, तो स्ट्रेंथ या फिर हाइड्रेशन जल्दी करेगा ना। इसी के लिए हमने, अपने को जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, OPC 53 हमने फाइन ग्राइंडिंग कर दिया। ओके, ये टाइप का याद था अपने को, क्या? फाइननेस ऑफ OPC। विकेट ऑपरेटर्स सिंपल सा है। विकेट ऑपरेटर्स तो अपना आगे भी जस्ट पढ़ेंगे। 3 टाइप में काम आता है। शुरुआती अपन सीमेंट की यहीं से करते हैं। क्या है इसका? एक तो IST FST विकेट ऑपरेटर्स। उससे पहले कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कितना पानी चाहिए को सीमेंट को कि वो ठीक ठाक या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में चला जाए। तो परसेंटेज स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ P। और फिर उसके बाद IST FST भी इसी से निकालते हैं। बस एक नीडल होती है, उसको चेंज करते रहते हैं। देख लेंगे अभी आगे आप विकेट ऑपरेटर्स। ली चैटलियर ऑपरेटर्स साउंडनेस ऑफ सीमेंट, स्पेशली किसके लिए? लाइम के लिए। ली चैटलियर लाइम के लिए। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, विकेट ऑपरेटर्स IST हो चाहे FST हो, किससे नहीं? विकेट ऑपरेटर्स, वाइकेट ऑपरेटर्स, विकेट ऑपरेटर्स। और इसके क्या नाम हैं? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी भी विकेट ऑपरेटर्स। आगे अपन ये कल करेंगे। कल अपन एक तो BMC का सेम टॉपिक रहेगा, सीमेंट को कंप्लीट करेंगे, और साथ में थोड़ा सा एग्रीगेट भी और एक क्लास में और करेंगे। आज थोड़ा सा मैं स्पीड खींच नहीं पाया, थोड़ा सा बेसिक बेसिक थोड़ा सा बताना था। बाकी BMC और एक साथ में स्टार्ट करेंगे CPM। CPM तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसको हम बोलते गलत हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
या फिर CPM में ऐसे बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अपन इसको बोलेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्योंकि CPM में अपने पास एक मेथड है नेटवर्क डायग्राम का, तो अपन CPM नहीं बोलेंगे। CPM बोलेंगे तो फिर PERT भी बोलना पड़ेगा, फिर और सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दोनों की डेली क्लास रहेंगी। कल से मैं डेली क्लास का आप लोगों से वादा कर सकता हूँ, एक एक घंटे की दोनों की डेली क्लास होगी। इसकी 1 आवर BMC, 1 आवर CPM। सेम अपने पास सब चीज़ें लिखी हुई हैं, अपन ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। साथ में क्वेश्चन भी हैं, साथ में फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं समझने के लिए, तो टेंशन मत लो। कल से अपन रेगुलर हो रहे हैं वापस। 1 आवर BMC, 1 आवर, फिर से मैं CPM लिख रहा हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेली। ओके गाइज, मिलते हैं कल। अपने पास कितना, थोड़ा सा बता देता हूँ, सीमेंट कितना बचा है अपना, लगभग आधा तो नहीं बोलूँगा। अभी अपनी टेस्टिंग बची हुई है, टाइप्स ऑफ सीमेंट बचे हुए हैं, और क्या बचा हुआ है, हाँ मेनली दो ही पोर्शन बचे हुए हैं अपनी। साथ में इसी में लाइम भी है, ऐड कर रखा है। ये यहाँ पे टाइप ऑफ सीमेंट है, 7-8 टाइप की, और ये यहाँ पे टेस्टिंग है पूरी, ठीक है। स्टोरेज है सीमेंट का, देख लेंगे अभी, अभी नहीं कल। और बाकी अपने को थोड़ा सा लैग कर रहा है, थोड़ा अभी सिंक होने में टाइम लेगा। भाई कल अपन मिलते हैं, 1 आवर वीडियो ऑफ BMC, 1 आवर वीडियो ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके गाइज, आज बड़ी मुश्किल से शुरू किया है, शुरू करेंगे इस वाली सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। सीरीज का तो पता नहीं, ये 2 चैप्टर तो कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट 4 से 5 दिन के लिए। ये मेरा वादा, मैं इतना सा वादा कर सकता हूँ कि ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है कि डेली की 1 घंटे की क्लास, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, BMC एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इनके वीडियो डेली 1-1 घंटे के मिलेगी। ओके गाइस, टाटा।